अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन्स चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से कॉलेजेस को ओपन करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। ऐसे हालात में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना ये एक लास्ट ऑप्शन था ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। लॉकडाउन अभी और कितना चलेगा इट इज़ नॉट येट कन्फर्म, शायद 1 महीना शायद 2 महीना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दिन मीटिंग हुई है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं ताकि जब तक लॉकडाउन है तो हम मैक्सिमम कोर्स को कवर कर सकें एंड आफ्टर द लॉकडाउन आपका एग्जाम हो सके तो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। आज का हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन, जो कि हम ऑपरेशन प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमने ज़्यादातर क्लासेस तो ले लिए हैं, अपनी क्लासेस ली थी हमने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि जो काफ़ी टाइम हो गया है, 4 महीने तकरीबन हो गए हैं लॉकडाउन को, तो हमें ये रिपीट कर लेना चाहिए थोड़ा सा ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं, आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी रिफ़्रेश हो जाए और उसके बाद हम आगे चलेंगे फिर इंशाल्लाह। जिस तरह टॉपिक्स आते जाएंगे फिर हम करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है जी डेफिनीशन। अगर आप ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट नाम को देखें तो इनफैक्ट इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स which is the operations, the productions and the management। तो 3 वर्ड्स को मिला के ये सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसमें हम इन तीनों वर्ड्स के बारे में, या तीनों ये वर्ड्स असल में नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी कम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओपीएम इज एन एरिया ऑफ मैनेजमेंट concerned with overseeing। what is overseeing? Overseeing means forecasting। forecasting means planning। जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं यू मस्ट हैव ए प्लान, उसके बाद ही आप कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी स्टेप ले सकते हैं। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? जब आप प्लान को एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। प्लान बनाना तो बड़ा आसान है, आप अपने जहन में कोई भी प्लान बना ले, कोई भी सोच कर लें, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फिर इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है, वो फिर मुश्किल टास्क होता है। एंड कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग? द मॉनिटरिंग, चेक एंड बैलेंस रखना किसी भी चीज के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड रीडिजाइनिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ये भी बड़ा जरूरी है जी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। विदाउट टेक्नोलॉजी आप मेरे नहीं ख्याल कि इस दुनिया को कि दुनिया की सोच भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया चल भी सकती है। तो ये दुनिया का एक वन ऑफ द कोर पॉइंट बन गया है टेक्नोलॉजी। आज से 20 साल पहले देख लें, 90s की बात अगर करें तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। कोडेक की बात करें जो कि ये कैमराज वगैरह बनाते थे, याशिका की बात कर लें, तो वो उस टाइम दुनिया की बड़ी कंपनीज में आते थे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप हर एक बंदे की जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है। कहीं पे भी तस्वीरें निकालें, कहीं पे भी उनको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दें, फिर आप उसको दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। तो काम बहुत आसान हो गया, इसलिए आप कोडे कभी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा दुनिया में। So you will have to redesign your business operations if you want to sustain, if you want to retain, uh, if you want to survive in the market। देखें, कारोबार सिर्फ चलाना नहीं होता, आपको दो मेन काम करने होंगे। एक प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट कमाना होता है, और दूसरा मार्केट में अपने आप को सस्टेन भी करना होता है। ये नहीं कि इतना प्रॉफिट कमाए कि आप सस्टेन ही ना कर सके, तो आपके कारोबार चलाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। So the redesigning is also very important. Redesigning business operation in the production of goods and services। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के सारे आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो हैं। फिर आखिर में एंड में आप देखें ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन, इसमें ऑपरेशंस, इसमें मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करनी है। एक और भी डेफिनेशन है, इसको भी देख लें। इट इज़ कंसर्न्ड विद मैनेजिंग द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स इनपुट्स, जो कि इनपुट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इनपुट कौन कौन सी है? मोस्टली आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं, लेबर, मटीरियल, एनर्जी एंड अदर कंपोनेंट। अदर कंपोनेंट्स आप काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं जो कि कारोबार, जो कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि
हर एक फैक्ट्री के साथ लिंक होते हैं, उसके बगैर आपके प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं होती। इनटू आउटपुट्स, आउटपुट्स आपके क्या हैं, या तो गुड्स हो सकते हैं और या आपकी सर्विसेज हो सकती हैं। तो दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स वर्सेस सर्विसेज, कि गुड्स हमारी जो है वो सर्विसेज से किस तरह से मुख्तलिफ है। आमतौर पे तो आप देखें तो प्रोडक्शन में हम क्या गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, बट बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो किन वजूहात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ये 5 हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द कस्टमर कॉन्टेक्ट। कस्टमर कॉन्टेक्ट अगर आप देखें तो गुड्स जहां पे प्रोड्यूस होती है फैक्ट्रीज में, उसमें कस्टमर डीलिंग्स नहीं होती। कस्टमर डीलिंग्स कहाँ पे होती हैं, वो आउटलेट्स पे होती हैं। जब प्रोडक्ट्स बन के तैयार हो जाती हैं, उनको फिर आगे भेजा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आगे भेजा जाता है होलसेलर्स को। यहाँ तक कस्टमर डीलिंग बहुत कम होती है, जो कंज्यूमर डीलिंग है वो बहुत कम होती है। फिर जब प्रोडक्ट पहुंचती है रिटेलर के पास, वहां पे आपकी शुरू हो जाती है कंज्यूमर डीलिंग या कस्टमर डीलिंग। कंज्यूमर्स फिर वहां आपके पास आते हैं। आप होलसेलर्स के पास जाएं, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू वन प्रोडक्ट, वो आपको कहेंगे आपको बल्क में खरीदना पड़ेगी ये प्रोडक्ट। क्यों? उनका होलसेल का काम होता है। जबकि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में कस्टमर कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमेशा जब भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको कस्टमर डील करने पड़ते हैं। बैंक्स में देख लें या किसी भी जगह पे देख लें, तो आपको कस्टमर डीलिंग सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको रश भी मिलेगा और आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया दोनों का। सेकेंड वन इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ सर्विस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट, सॉरी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स क्या है। जब भी आप इनपुट्स डालते हैं तो आउटपुट डिपेंड करता है कि आपने इनपुट कैसे डाले हुए। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होती है। व्हाट इज यूनिफॉर्म? सेम चीजें, यकसानियत जिसको हम कहते हैं। यूनिफॉर्म जो आप पहनते हैं, व्हाइट ड्रेस होगी और ब्लू कोट होगी, यूनिफॉर्म होता है, सारे कॉलेज सेम पहनते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स क्या है कि आप इनपुट कैसे डालते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे इनपुट्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं। अच्छा इनपुट डालें, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। खराब इनपुट डालें, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होगी। लेकिन हमारे इनपुट सेम ही रहते हैं। प्रोडक्ट एक दफा बन जाता है, देन आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू मेंटेन द क्वालिटी, टू मेंटेन द प्रोडक्ट। सर्विसेज में इनपुट्स डिफरेंट होते हैं। हर एक बंदे की अपनी मेंटेलिटी है। अगर एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो हम 20 डिफरेंट माइंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं, 20 डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर्विसेज में इनपुट है वो मुख्तलिफ होती है। हर एक बंदे की मेंटेलिटी दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होती है, तो वो उसी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। कुछ लोग देखें आप, बहुत अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। वाई? बिकॉज इनपुट डिफरेंट होता है, एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, समटाइम्स कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी सर्विसेज में नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी गुड्स में ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज लेबर कंटेंट ऑफ जॉब। लेबर कंटेंट की अगर बात करें तो सर्विसेज जो हैं वो हायर लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर इंटेंसिव होती है आपकी सर्विसेज। जबकि प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव मींस ह्यूमन बींग्स का उसमें मतलब ज्यादा होता है, आप लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और वही आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि अगर प्रोडक्शन की गुड्स की बात करें तो गुड्स जो हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। उसमें आप जितना अच्छा पैसा लगाएंगे, जितने ज़्यादा पैसा लगाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उतनी कम आपकी पर यूनिट कॉस्ट आएगी। जिस तरह का वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वगैरह में पढ़ते रहे हैं क्लासेस में, आपने और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा। तो सर्विसेज जो हैं वो लेबर इंटेंसिव साइड है आपकी, और गुड्स जो हैं या प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी कैपिटल इंटेंसिव साइड। फोर्थ वन इज द क्वालिटी एश्योरेंस। कौन सी चीज में आप क्वालिटी ज्यादा एश्योर कर सकते हैं या ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स में क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है। आपने एक दफा अच्छी प्रोडक्ट बना ली, कस्टमर की माइंड में उसकी पिक्चर बन गई, देन द कस्टमर विल कम एंड बाय द प्रोडक्ट। लेकिन आपको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा इफ यू वांट टू रिटेन द कस्टमर्स।
जबकि अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सर्विसेज रिलेट करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, और ह्यूमन बींग्स के जो मूड है वो काफ़ी लोगों का बहुत जल्दी स्विच होता रहता है, तो क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वही बात, डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं, डिफरेंट मेंटेलिटीज होती हैं, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी जा सकती। द लास्ट वन इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ आउटपुट। जैसा यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स था कि आप जो इनपुट डालते हैं उसके मुताबिक आपका आउटपुट होता है, इसी तरह है जी यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनपुट्स, सॉरी आउटपुट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ आउटपुट्स। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स हमारे आउटपुट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, वो स्मूथली चलते रहते हैं। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, मशीनरी लग गई, रॉ मटेरियल, लेबर सब कुछ प्रोवाइड हो गए जो आपके इनपुट्स हैं, फिर आपकी जो स्मूथनेस है वो प्रोडक्ट्स में या गुड्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सर्विसेज। जो सर्विसेज आपका आउटपुट होता है वो भी डिपेंड करता है आपके एचआर के ऊपर, आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। अगर वो डिफरेंट है तो याद रखें आपकी जो आउटपुट है वो भी डिफरेंट ही होगी, वो यूनिफॉर्म नहीं रखी जा सकती। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ आउटपुट जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा और आपकी सर्विसेज में कम होती है। ये 5 पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया दैट व्हाई द गुड्स आर डिफरेंट, या प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यों डिफरेंट, किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं हमारी सर्विसेज से। उन दोनों का हमने मुकाबला किया और हमारे 5 पॉइंट्स आ गए कि इन 5 पॉइंट्स की वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। काफ़ी आसान टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कौन से फंक्शन है, मैंने तो सिर्फ 10 लिखे हैं, आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं इसको, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सबसे पहले 4 तो हैं, सो दे आर द 4 पीज ऑफ मार्केटिंग जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं मार्केटिंग में। द फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट में आजकल इन है, ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा है। आपने फर्स्ट रिसर्च करनी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करूँ, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करना, ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट भी कमा सकूं, मार्केट में सस्टेन भी कर सकूं। इसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के बैठ जाए कि बस मैं इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ फिर आगे देखेंगे, नहीं, इसके लिए काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, प्रोडक्ट डिफाइन कर लें, फिर उसके लिए जो चीज़ें चाहिए देखें कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं, उसको मैं बना सकता हूँ कि नहीं, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, मैं इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस होगा, इन तमाम चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना होता है। उसके बाद आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। द सेकेंड वन इज द प्राइस। प्राइस मेजर करना, प्राइस आपको पता है कैसे फाइंड आउट की जाती है, अपने तमाम कॉस्ट के साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप ऐड कर लेते हैं एंड इज इक्वल टू प्राइस आ जाता है। लेकिन याद रखें प्राइस की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, ये नहीं कि कोई भी प्राइस लगा दें, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि किस तरह से प्राइस को मैनेज करें, क्योंकि प्राइस एक दफा फाइंड आउट हो गई तो फिर मार्केट में आप उसको अप डाउन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। तो प्राइस को फाइंड आउट करना, प्राइस को डिफाइन करना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो देखें इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, आमतौर पर 2 स्ट्रेटजीज हैं, स्कीमिंग प्राइस हो सकता है या प्राइस पेनिट्रेशन हो सकता है। प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, जब आप स्टार्ट में लो प्राइस चलाते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और आप देखते हैं कि मैंने अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है अपनी लो प्राइस और अच्छी क्वालिटी की वजह से, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को ज़्यादा करते हैं ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। इसको कहते हैं जी प्राइस पेनिट्रेशन। फिर होता है जी प्राइस स्कीमिंग। ये क्या होता है जी, ये आप स्टार्ट में ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट पुराना होता चला जाता है, आप अपनी प्राइस को कम करते रहते हैं। ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है टेक्नोलॉजी साइड पे, क्योंकि आपको पता है कि हर साल नया मोबाइल आ जाता है, हर साल नया लैपटॉप, हर साल नया DSLR आ जाता है। तो पुराने वाले की फिर वैल्यू को कम करना कम करनी पड़ती है, आपकी मजबूरी होती है, अदरवाइज आप नया प्रोडक्ट कैसे बेच सकेंगे। पुराना भी सेम में है, नया भी सेम में है, तो दोनों एक सेम प्राइस में हो गई तो सारे लोग नया प्रोडक्ट लेंगे, पुराना प्रोडक्ट सारा रह जाएगा। तो तरीक़ेकार ये होता है कि नए प्रोडक्ट की प्राइस फिर से ज़्यादा रखें और जो पुराना हो गया प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी प्राइस को कम करते चले जाएं। तो फिर जो कि अमीर लोग हैं, जो कि फाइनेंशियली साउंड लोग होते हैं, वो नया प्रोडक्ट लेते हैं, जबकि जो लेगर्ड्स होते हैं या जो
फाइनेंशियल इतनी साउंड नहीं है लेकिन शौक रखते हैं चीज़ें लेने का, वो फिर वो पुरानी चीज़ ले लेते हैं कम प्राइस में। ये दो स्ट्रेटेजीज आमतौर पे प्राइसिंग में यूज होती हैं। थर्ड वन इज द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे मैंने प्लेसमेंट करनी है, कहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, मैं वहीं पे जाके अपनी प्लेसमेंट करूंगा। मिसाल के तौर पे अब अगर आपने जीन्स बनाई है या टी शर्ट्स बनाई है तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? इसकी प्लेसमेंट आप यहाँ मर्दान में नहीं कर सकते स्टार्ट में, या सद्दा साइड पे या सऊदी साइड पे, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर यू, अदरवाइज यू कैन नॉट कैप्चर द मार्केट। कहाँ पे करेंगे? अगर आपने नई जीन्स स्टार्ट की है, कोई भी जीन्स हो गई, टी शर्ट्स हो गई, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये आपकी मेन प्लेसमेंट्स होंगी जहाँ पे आप स्टार्ट लेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर पेशावर की साइड पे या रावलपिंडी की साइड पे इस तरीके से आप अपनी प्लेसमेंट को फिर ज़्यादा करते जाएंगे। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मीन्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया? उनको पता लगेगा प्रमोशन के थ्रू। प्रमोशन की मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हो सकती हैं, टाइप्स हो सकती हैं, उसके मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टीवी पे कर लें, न्यूज़पेपर पे कर लें, बिलबोर्ड आजकल बहुत चल रहे हैं, उस पे कर लें, अगर आप लोकल लेवल पे करना चाहते हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं लोगों को अपनी प्राइस के बारे में। मार्केटिंग प्लानिंग, आप प्रोडक्ट बिजनेस तो चला रहे हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मार्केटिंग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेक्टर आपका यही होगा, क्योंकि ये एक ऐसे एक्सपेंस है जो कि आपने करना पड़ेगा, और ये समटाइम्स बिलियंस ऑफ डॉलर में होता है। अगर आप बड़ी कंपनीज को ले लें, सैमसंग वगैरह को, तो वो राउंड अबाउट एनुअली $10 बिलियन तक अपने मार्केटिंग पे सिर्फ खर्च कर देते हैं, लोगों को अवेयर करने के बारे में कि भाई हमने नया प्रोडक्ट बनाया है। तो आपका बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन मार्केटिंग की प्लानिंग करना कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं नेक्स्ट स्टेप में कैसे क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूंगा, ये सब भी फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में शामिल हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन, आपको अपने कस्टमर के बारे में बड़ा पता होना चाहिए। कस्टमर्स के बारे में पता होने के लिए आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मार्केट की इंफॉर्मेशन में आपको कस्टमर्स की एज, उसकी सेक्स या जेंडर, उसकी इनकम, इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। If you don't know the income, if you don't know the age, if you don't know the gender, if you don't know the location, ये तमाम चीज़ें आपको पता नहीं है, how you are going to produce a product. प्रोडक्ट बना लेंगे लेकिन शायद वो ना बिके, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है मार्केट से, अगर आप उसकी बेस के ऊपर काम करेंगे, उसकी बेस के ऊपर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी। नेक्स्ट इज द कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है जी। कस्टमर आपसे शिकायत भी करेगा, उन शिकायत को एक्सेप्ट करना विद ए बिग हर्ट, और उसको फिर सेटिस्फाई करना कस्टमर को थ्रू द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें आपकी मार्केटिंग में आएंगी। कस्टमर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम मार्केटिंग की थोड़ी सी एक डेफिनेशन से आपको बताऊं, तो मार्केटिंग का काम होता है टू हैव ए प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रखना, लेकिन प्रॉफिटेबल रखना। तो ये किस तरह? जब आप कस्टमर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कस्टमर के साथ आपका रिलेशन ही नहीं होगा। तो रिलेशन या तब भी बनेगा जब आप कस्टमर को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पैकेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। आप देखें बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, वो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स और मे बी ए ईयर, वो अपनी पैकेजिंग को चेंज कर लेते हैं। वाई? बिकॉज द न्यू पैकेजिंग इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर। आप देखें निविया की बॉडी स्प्रे ले लें, हर कुछ अरसा बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद उनकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है। उनमें बीच में जितना होता है 250 मिलीलीटर या 170 मिलीलीटर, वो क्वांटिटी सेम रखते हैं, लेकिन ऊपर से जो पैकेजिंग होती है उसको चेंज कर दिया जाता है। ये क्यों? आप देखिए मार्केट में गए हैं, एक नया प्रोडक्ट पड़ा है, एक पुराना प्रोडक्ट पड़ा है, दोनों की सेम प्राइस है, दोनों की सेम फीचर्स है, आप कौन सा उठाएंगे? मैक्सिमम 80% विल गो फॉर द न्यू वन। तो नया प्रोडक्ट उठाया जाता है ड्यू टू इट्स पैकेजिंग। आप इसको देखें, एरियल के सर्फ को देख रहे हैं, तो आफ्टर सम टाइम उसकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है। ये क्यों किया जाता है? ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक किया जा सके आफ्टर सम टाइम। ब्रांडिंग, अच्छा ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कैन बी ए वर्ड, ब्रांड कैन बी ए फ्रेज, ब्रांड कैन बी ए सिंबल,
Brand can be anything which differentiate the product of one company from the product of another company. ठीक है, आप देखें टोयोटा का अपना ब्रांड टैग है, उनका अपना टैग लगा होता है, अपना ट्रेडमार्क है, सुजुकी वालों का अपना है, होंडा वालों का अपना है। आप दूर से गाड़ी आ रही है, आप एक मिनट में बता सकते हैं कि किस कंपनी की गाड़ी है। वाई? ड्यू टू देयर ब्रांडिंग। उसके आगे ब्रांड का वो उनका वो लोगो लगा होता है, तो लोगो की वजह से आप जान सकते हैं। तो ये भी ब्रांडिंग करना भी, ये भी मार्केटिंग का ही एक फंक्शन है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट से, ताकि कस्टमर के जहन में क्लियर पिक्चर बन सके अपने प्रोडक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दी एक्सचेंज फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन क्या होता है? पैसे दे के कोई भी चीज़ लेना। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी, मार्केट में आपकी प्लेसमेंट होगी, उसकी प्राइस रीजनेबल होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपने अच्छी तरीके से प्रमोशन की होगी, आपने अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की होगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपकी अच्छी है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आपकी ने अच्छी की हुई है, तभी एक्सचेंज फंक्शन पॉसिबल हो सकता है, तभी लोग आएंगे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये था जी आज का हमारा आज की हमारी क्लास ये। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर, और ये इंट्रोडक्शन चलता रहेगा नेक्स्ट क्लास में भी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा आप इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं उसका रिस्पॉन्स आपको वीडियो के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं उसमें ही दे दिया करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।